आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कक्षा 12 की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का जो दूसरा अध्याय है, दो ध्रुवीयता का अंत, इस अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी, अथवा पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 2 है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार है, इसको 1961 के अंतर्गत खड़ा किया गया था, या हम कह सकते हैं कि बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की जो दीवार है, इसको 9 नवंबर 1989 को गिराया गया था। और किसने गिराया था? पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी, इसने बर्लिन की दीवार को गिराया था। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली का गठन कब हुआ था? जो सोवियत प्रणाली थी उसका गठन कब हुआ था? तो सोवियत प्रणाली का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1922 को। 30 दिसंबर 1922 को सोवियत प्रणाली का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, समाजवादी सोवियत गणराज्य किस क्रांति के बाद अस्तित्व में आया? यानी जिस हम समाजवादी सोवियत गणराज्य की बात कर रहे हैं, यह किस क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था? तो 1917 की जो रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी, उस समाजवादी क्रांति के बाद में समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? तो 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में, वह समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। यानी रूस के अंतर्गत जो समाज में घोर असमानता थी, उसके विरोध में, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में, वह समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक, यानी एक समानता पर आधारित समाज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह क्रांति शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो धुरी है, वो कौन सी पार्टी थी? तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी सोवियत संघ के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से ही सारी शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी का महत्वपूर्ण रोल था, और इसी पार्टी के माध्यम से सोवियत संघ के अंतर्गत शासन प्रणाली का संचालन हो रहा था। अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया है, वो जो साम्यवादी देश हैं, यानी साम्यवादी खेमे के जो देश हैं, उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इसके अलावा प्रथम दुनिया कहा जाता है पूंजीवादी देशों को, और तीसरी दुनिया कहा जाता है विकासशील देशों को। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, वो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक कौन थे? यानी जो सोवियत संघ के अंदर जो समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, वो किसके द्वारा हुई थी? उसके संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ही सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर के बना था? यानी सोवियत संघ का जो गठन हुआ था, वो कितने गणराज्यों को मिला करके हुआ था? तो रूस और अन्य, यानी कुल 15 गणराज्यों को मिला करके बना था सोवियत संघ। रूस प्लस अन्य। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव, जिसने सोवियत संघ के अंतर्गत सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? तो 1985 के अंतर्गत मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। अगला प्रश्न है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बने? यानी लेनिन के बाद सोवियत संघ में उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो वो बने थे स्टालिन। लेनिन के बाद स्टालिन है, वो सोवियत संघ के अंतर्गत सत्ता में आए थे। उसके बाद में आता है अगला प्रश्न,
सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का गठन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, गठन हुआ था 30 दिसंबर 1922 को। तो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के जो भी उसके दायित्व थे वो सारे दायित्व अब रूस को सौंपे गए। जैसे सोवियत संघ के द्वारा जो भी दूसरे देशों के साथ संधियां समझौते किए गए थे अब वो सारे रूस के द्वारा निभाए जाएंगे। इसके अलावा सोवियत संघ जो पहले सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य था, अब सोवियत संघ की जगह रूस को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में औद्योगिकरण व खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किसने किया था? तो वो किया था स्टालिन ने। जैसा कि हम जानते हैं कि सोवियत संघ के अंतर्गत जब 1922 में समाजवादी प्रणाली स्थापित हुई तो सामूहिक खेती वहाँ पर होती थी। तो सामूहिक खेती या हम कह सकते हैं खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण स्टालिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव किसने रखा? तो पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा था निकिता ख्रुश्चेव ने। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य किस संगठन के सदस्य बने थे? तो सोवियत संघ से जो अलग हुए गणराज्य वो राष्ट्रकुल के सदस्य बने थे। यानी सोवियत संघ से अलग जो कुल 15 गणराज्य थे सोवियत संघ में, उनमें से 11 जो गणराज्य वो राष्ट्रकुल के सदस्य बने थे। 11 गणराज्य राष्ट्रकुल की सदस्यता इन्होंने ली थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत संघ के विघटन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। यानी 1985 के अंतर्गत ये गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे और इनके कार्यकाल में ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस के पहले चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो वो थे येल्त्सिन। येल्त्सिन रूस के सबसे पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना। अब देखो शॉक थेरेपी क्या थी। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूरी यूरोप के देशों में पूंजीवादी प्रणाली की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचा करके उपचार करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसका जो अर्थ है यानी शॉक थेरेपी है क्या, तो रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूरी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित इस मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा गया था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो शॉक थेरेपी अपनाए जाने के कारण जो रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई और रूस में भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो गया। अगला है, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की थी? तो सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। मिखाइल गोर्बाचेव ने, जो कि 1985 के अंतर्गत ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते ही गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, क्योंकि सोवियत संघ है ये पश्चिम के देशों की बजाय बहुत अधिक पिछड़ रहा था और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा रही थी। तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत की और इन्होंने प्रमुख रूप से 2 नीतियाँ अपनाई। एक है ग्लासनोस्ट
और दूसरी है पेरेस्ट्रोइका, अर्थात प्रशासन में पारदर्शिता और पुनर्गठन की नीति अपनाई थी इन्होंने। अगला प्रश्न है, किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? किसका गिरना यानी बर्लिन की दीवार का जो गिरना, ये शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार जो 1961 में खड़ी की गई थी और 9 नवंबर 1989 को इसको पूरी दुनिया के लोगों ने गिराया गया था। तो जब ये गिर गई तो ऐसा लगा कि ये शीत युद्ध का अंत हो गया है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था 1979 में, यानी 1979 के अंतर्गत सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के अंतर्गत अपनी सेना भेजी थी और ये जो सेना है ये 10 वर्षों तक अफगानिस्तान के अंतर्गत रही थी। यानी 1979 से लेकर के 1989 तक 10 वर्षों तक जो सोवियत सेना थी वो अफगानिस्तान के अंतर्गत रही थी। अगला है, शॉक थेरेपी ये कब अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी 1990 के अंतर्गत अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में विभाजित होकर के दो नए देश बन गए थे? यानी चेकोस्लोवाकिया जो कि सोवियत संघ का पहले गणराज्य था, ये सोवियत संघ से अलग होने के बाद में चेकोस्लोवाकिया था उसका दो भागों में विभाजन हो गया था। अब वो दो भाग कौन थे? एक था चेक और दूसरा था स्लोवाकिया। यानी चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बट गया, एक चेक और स्लोवाकिया, यानी दो नए देश बन गए थे, एक चेक और दूसरा स्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन का क्या नाम था? तो सोवियत संघ के द्वारा जो सैन्य संगठन बनाया गया था उसका नाम था वारसा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि 1949 के अंतर्गत जब अमेरिका ने नाटो सैन्य संगठन की स्थापना की तो इसके विरोध में सोवियत संघ ने वारसा सैन्य संगठन बनाया था और 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त कर दिया गया था। यानी 1 जुलाई 1991 को वारसा जो सैन्य संगठन है उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो नाटो संगठन है ये आज भी अस्तित्व में है। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की कोई दो विशेषताएं बताइए। सोवियत प्रणाली की जो दो विशेषताएं हैं वह है तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी का महत्व। यानी सोवियत संघ के अंतर्गत जो पूरी व्यवस्था थी, पूरी प्रशासन व्यवस्था थी, ये राज्य द्वारा नियंत्रित थी। यानी सभी संसाधनों के ऊपर राज्य का नियंत्रण था, व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। यानी इस प्रकार से जो पूरी व्यवस्था थी वो राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी, राज्य के द्वारा पूरी व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। दूसरी जो विशेषता है वो है कम्युनिस्ट पार्टी का महत्व। सोवियत संघ के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी का महत्व था और सारी व्यवस्थाओं का संचालन इसी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो कारण बताइए। तो सोवियत संघ के दो महत्वपूर्ण कारण हैं, नागरिकों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना और दूसरा है अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना। यानी पहली बात तो सोवियत संघ के अंतर्गत जो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही थी। दूसरी बात है सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। अगला प्रश्न है, किन कारणों ने गोरबाचेव को सोवियत संघ में सुधार करने हेतु बाध्य किया? यानी ये वो कौन से कारण थे जिसके कारण से गोरबाचेव है सोवियत संघ में सुधार हेतु वो बाध्य हुए थे? तो वो था, देखो, एक तो अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। यानी पहली बात तो ये थी कि जब 1985 के अंतर्गत गोरबाचेव सोवियत संघ के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तो उस समय जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। यानी 1970 के दशक से ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। और दूसरी बात है सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की बराबरी पर लाने हेतु, ये दो प्रमुख गोरबाचेव के प्रमुख प्रयास थे सोवियत संघ में सुधार हेतु। तो अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते थे वो, और दूसरी बात है सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की बराबरी में लाने चाहते थे। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली के कोई दो लाभ बताइए।
यानी जब सोवियत प्रणाली का गठन हुआ 1922 में, तो सोवियत संघ को इसका क्या फ़ायदा हुआ? पहली बात तो ये हुआ फ़ायदा कि दूसरी दुनिया का उदय हुआ। यानी पहले केवल एक ही वर्चस्वकारी देश था, वो था अमेरिका। जब सोवियत प्रणाली का गठन हुआ तो दूसरी दुनिया का उदय हुआ और सोवियत संघ का एक महाशक्ति के रूप में उभार हुआ। यानी जब 15 गणराज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ का गठन हुआ तो इससे सोवियत संघ वो एक महाशक्ति के रूप में उभर करके दुनिया के मानचित्र पर दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के दो महत्वपूर्ण परिणाम है, शीत युद्ध का अंत हो गया और दूसरा है अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हुई। यानी शीत युद्ध जो 1945 में दोनों महाशक्तियों के बीच में चला रहा था उसका अंत हो गया और पहले जो दो महाशक्तियाँ थी अब एक महाशक्ति है वो धराशायी हो गई और अमेरिका है वो विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया। तो सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम है, महत्वपूर्ण परिणाम है, शीत युद्ध का अंत और अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना। अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यानी सोवियत प्रणाली का अर्थ बताइए। तो वह है शासन प्रणाली जो निजी संपत्ति को समाप्त करने और समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए राज्य और साम्यवादी पार्टी को प्राथमिकता देती है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल व विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं होती है एवं अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से राज्य के नियंत्रण में आगे बढ़ाया जाता है। तो देखो, जो सोवियत प्रणाली थी उसमें निजी संपत्ति को समाप्त किया गया था और समानता के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत जो पूरी व्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण में थी और यह साम्यवादी पार्टी को प्राथमिकता देती है। जैसे कि सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक साम्यवादी पार्टी थी। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल यानी दूसरी कोई पार्टी नहीं होती और नई विपक्ष के लिए कोई जगह होती है और अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से राज्य के नियंत्रण में आगे बढ़ाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थे आज की हमारी क्लास के अंतर्गत जो अध्याय 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया कंटेंट आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।